बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने भारतीय राजनीति में ऐसी हलचल पैदा की है जिसकी गूंज सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रही बल्कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सत्ता की संरचनाओं को प्रभावित कर रही है। 243 में से 202 सीटें जीतना किसी राजनीतिक गठबंधन के लिए महज चुनावी उपलब्धि नहीं होता। ये उस व्यवस्था की पुनर्स्थापना है जो पिछले कई वर्षों से लगातार आलोचनाओं और गठबंधन और अंतर्विरोध से जूझती रही है। इस अप्रत्याशित जीत ने न केवल विपक्ष को गहरे सदमे में छोड़ा बल्कि सत्ता पक्ष को नए राजनीतिक संकेतन भी दिए हैं जो आने वाले वर्षों की रणनीतियों का आधार बन सकते हैं। इस जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक अलग तरह का आत्मविश्वास दिया। परिणाम आने के तुरंत बाद उनके भाषण ने राजनीतिक बहस को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। बिहार पर विजय का उल्लेख करते हुए उनका कहना है कि गंगा बिहार में आगे बंगाल तक बहती है, कोई साधारण पंक्ति नहीं थी। यह एक संकेत था कि राजनीतिक लड़ाई अब केवल बिहार की सीमा में नहीं रुकेगी। संदेश ये है कि बिहार की लहर बंगाल की राजनीति में भी प्रवेश करेगी। मोदी के ये कहते ही बिहार ने बंगाल में भाजपा की संभावित जीत का मार्ग खोल दिया है। बंगाल की राजनीति ने अचानक अपना तापमान बढ़ा लिया। 2026 के लिए तैयार होते बंगाल ने यह महसूस किया कि बिहार का ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, ये एक राष्ट्रीय दिशा निर्धारण घटना बन चुका है। मोदी के बयान में न सिर्फ बंगाल की सत्ता को चुनौती देने का स्वर था बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय विमर्श का विस्तार भी था, जिसमें शासन, सुरक्षा, विकास और जंगल राज की परिभाषा को नए सिरे से प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री का यह दावा कि बंगाल से भी जंगल राज हटेगा एक ऐसी टिप्पणी थी जिसने टीएमसी को तुरंत जवाब देने के लिए मजबूर किया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से उस राजनीति की चिढ़ और रणनीतिक आक्रामकता को दिखाती है जो बंगाल हमेशा से केंद्र के सामने रखता रहा है। घोष ने न सिर्फ भाजपा की जीत पर सवाल उठाए बल्कि ये भी कहा कि मोदी का राजनीतिक रसायन बंगाल की मिट्टी में फिट नहीं बैठता। उनके शब्द में बंगाल 2026 में चौथी बार ममता बनर्जी को ही सत्ता में लाएगा क्योंकि राज्य सुरक्षित और भाजपा की विभाजनकारी राजनीति यहाँ कारगर नहीं है। इस प्रतिक्रिया ने राजनीति को बहस के दूसरी दिशा में मोड़ दिया। टीएमसी ने पहली बार खुलकर ये कहा कि ममता बनर्जी को राष्ट्रीय चेहरे के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। ये बयान किसी आकस्मिक प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि विपक्षी राजनीति के भीतर मौजूद उस शून्य का संकेत है जिसे भरने के लिए कई दल वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन, क्षेत्रीय दलों का सिकुड़ता जनाधार और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी इकाई की कमी ने इस बयान को वैचारिक आधार दे दिया। वहीं बिहार की जीत में सबसे दिलचस्प पहलू रहा एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर भाजपा का हमला। मोदी का कहना है कि पुराना एमवाई मॉडल अब काम नहीं करता और नया एमवाई यानी महिला और युवा ही वास्तविक राजनीति की शक्ति है। एक तरह से चुनावी रणनीति के युग की घोषणा थी। इस रणनीति ने बिहार में जमीन पर असर डाला। महिलाओं के बीच नीतियों की विश्वसनीयता और युवाओं के प्रतीकात्मक नेतृत्व का प्रभाव दोनों मिलकर भाजपा को निर्णायक बढ़त दे गए। वही पुराना जातीय समीकरण जिस महागठबंधन ने भरोसा किया वो नतीजों में टूटता दिखा। इसी बीच उत्तर प्रदेश से जुड़े नेताओं की भूमिका ने बिहार चुनाव को और दिलचस्प बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने 31 सभाएं की और इन सभाओं का असर सीधे नतीजों पर दिखा। उनका स्ट्राइक रेट 87% से ज्यादा रहा। यह आंकड़ा महज संख्या नहीं बल्कि उत्तर भारतीय राजनीति में योगी की वैचारिक और चुनावी प्रभावशीलता का प्रमाण बन गया। बिहार की भीड़ ने उन्हें ऐसे स्वीकार किया जैसे वे अपने राज्य के नेता हों। सभा स्थलों पर पेड़ों तक चढ़कर लोग उन्हें सुनने आए। ये दृश्य सिर्फ चुनावी भीड़ नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव का प्रदर्शन था। इसके बिल्कुल विपरीत अखिलेश यादव का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 22 सभाएं, मात्र 2 सीटों पर जीत। सबसे दिलचस्प और प्रतीकात्मक घटनाओं में से एक थी खेसारी लाल यादव वाली छपरा सीट पर हार, जहां अखिलेश खुद प्रचार करने गए थे। ये घटना सपा की रणनीतिक कमजोरी और यादव पहचान की सीमाओं को उजागर करती है। सपा बिहार में वह जनविश्वास नहीं बना पाई जो उसे यूपी में शक्ति देता है। माहौल में यह धारणा भी बनती गई कि सपा और राजद का सामाजिक आधार एक ही है और दोनों का एक दूसरे पर निर्भर रहना उनकी ताकत कम करके उन्हें प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि बोझ बनना रह गया है। मायावती का प्रदर्शन भी इसी वर्ग में रहा। बसपा को एक सीट जरूर मिली लेकिन मायावती का ये बयान कि चुनाव निष्पक्ष होते तो नतीजे अलग होते उनकी अंदरूनी राजनीतिक निराशा को दर्शाता है। बसपा बिहार में संघर्ष ये संकेत देता है कि दलित राजनीति अब भी अपने पारंपरिक ढांचे में कैद नहीं रही। नए दलों और नए नेतृत्व ने जमीन स्तर पर बसपा की पकड़ को कमजोर कर दिया है। सबसे विवादित प्रसंग बना योगी आदित्यनाथ का पप्पू टप्पू अप्पू बयान, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को गांधी के 3 बंदरों से जोड़ा गया।
ये बयान चुनावी बहस को पूरी तरह भावनात्मक और व्यंग्यात्मक पटरी पर खींच लाया। इसके बाद जो हुआ वो महागठबंधन के लिए एक रणनीतिक संकट था। महागठबंधन अपने मुद्दों, रोजगार योजनाओं की समीक्षा, सरकारी तंत्र की कमियां और इन सब पर वापस लौट ही नहीं आ पाया। भाजपा ने विरोधियों को एक ऐसे विवाद में उलझा दिया जिसमें प्रतिक्रिया का कोई लाभ नहीं था। कांग्रेस ने इसे हनुमान जी का अपमान बताया। अखिलेश ने नए नामों से पलटवार किया, लेकिन चुनावी जमीन पर भाजपा नैरेटिव सेट कर चुकी थी और विपक्ष डिफेंसिव हो चुका। इन सभी घटनाओं के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का फोकस अब तेजी से यूपी के 2027 चुनाव पर चला गया। भाजपा के कई नेता खुलकर कह रहे हैं कि बिहार जैसा नतीजा यूपी में भी दोहराया जाएगा और ये दावा केवल आत्मविश्वास नहीं